स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। यह वक्त है दिन भर की तमाम अहम खबरों को डिकोड करने का, क्योंकि हर खबर के पीछे छिपी होती है एक असल खबर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का महा बुलेटिन न्यूज डिकोड, खबर A to Z। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, यह हमारी पहली खबर है। मध्य प्रदेश में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसका अलग ही नजारा देखने को मिला। कुछ तस्वीरें देखने को मिली मध्य प्रदेश की, जहां राजधानी भोपाल के बड़े तालाब में नाव से तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा अभियान में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की है। मध्य प्रदेश ने भी तय किया है कि 13 से लेकर 15 अगस्त तक मध्य प्रदेश के हर घर में, चाहे वो गांव का घर हो, शहर का घर हो, हर भारतवासी, हर मध्य प्रदेशवासी अपने घर पर शान से तिरंगा लहराएगा। हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने से हैं, इससे ठीक पहले कांग्रेस चुनावी तैयारी में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो यहां पर सीनियर ऑब्जर्वर हैं, जिसके बाद से वो सक्रिय रूप से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे। सीएम बघेल ने शिमला में सांसदों, विधायकों और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों और चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक भी ली। बैठक में घोषणा पत्र के चिन्हित मुद्दों और मसौदों पर चर्चा की गई। सीएम ने कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है, बहुत अच्छा वातावरण है और सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। खास बात यह है कि इस साल के अंत तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है। यहाँ जीत के लिए कांग्रेस ने हर स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस हाईकमान ने सीएम बघेल को हिमाचल प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। ऐसे में अब देखना होगा कि सीएम बघेल कांग्रेस को चुनाव से पहले कितना मजबूत कर पाते हैं। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि सीएम भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं की बैठक ली। इस दौरे का महत्व क्या है, चलिए इसे डिकोड करते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव 2017 में हुआ था। 68 विधानसभा सीटों वाली यहां पर कांग्रेस को 21 सीटें ही मिल पाई थी। इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हिमाचल में सत्ता वापसी चाहता है और इसलिए सीएम भूपेश बघेल को हिमाचल की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि वो हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को रिचार्ज कर सके, अपने अनुभवों को साझा करें। भूपेश बघेल के जिम्मे जीत की रणनीति तैयार करना है, यानी उनको यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप बूस्टअप कीजिए हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को और जीत दिलाइए। आम मतदाता को कांग्रेस से जोड़ना भी सीएम भूपेश बघेल के लिए एक बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वापसी की राह आसान करने वाली योजनाओं को हिमाचल में लॉन्च करने का वादा किया जा रहा है। आज कर्मचारी संघ से मुलाकात के बाद सीएम भूपेश बघेल अहम घोषणा कर चुके हैं। तो आरक्षण से नाराज सवर्णों को साधने के लिए कांग्रेस कोशिशें कर रही है मध्य प्रदेश में। अगली खबर मध्य प्रदेश है, यानी परशुराम जयंती के मौके पर पीसीसी के चीफ कमलनाथ इंदौर में माथा टेकने जाएंगे।
ओबीसी आरक्षण से खपा चल रहे तथाकथित अगड़ी जातियां या यूं कहें सवर्णों को साधने की कवायद कांग्रेस ने शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ 9 अगस्त को भगवान परशुराम की जयंती पर माथा टेकने इंदौर के मंदिर जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की ये कोशिशें ओबीसी आरक्षण से नाराज चल रहे सवर्णों को साधने के लिए भी है। आपको बता दें कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के आदेश दिए गए थे। कांग्रेस का अनुमान है कि ओबीसी आरक्षण के कारण सवर्णों में नाराजगी बढ़ी है, लिहाजा कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर दी है। कमलनाथ जी ही वो मुख्यमंत्री हैं जो 10% सवर्ण वर्ग को आरक्षण उन्होंने दिया। बीजेपी की जेब में प्रशासन, पुलिस और पैसा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इधर मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। कमलनाथ जी ने कह दिया है कि 2023 में मैं जो है दिल्ली चला जाऊंगा। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि गाना है ना, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, वो स्थिति कमलनाथ की हो गई है। दलित और आदिवासी वोट बैंक के अलावा सवर्ण वोट बैंक भी किसी भी दल के लिए जीत और हार का कारण है। तो कांग्रेस अब ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। क्या है आखिर ये राजनीति? चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक बहुत बड़ा है। कई विधानसभा क्षेत्र में तो ये बड़ी निर्णायक भूमिका में होते हैं। कांग्रेस की नजर इसलिए ब्राह्मण वोट बैंक पर है। माना जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण से सवर्ण मतदाता नाराज है। कांग्रेस चाहती है कि वो इसका फायदा उठाए और ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में लेकर आए। वैसे परंपरागत तौर पर ब्राह्मण समुदाय बीजेपी को ही वोट देता आया है। ऐसा माना जाता है कि अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस प्रयास को कितनी सफलता मिलती है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि सालों से बीजेपी का वोट बैंक रहा ब्राह्मण समुदाय कांग्रेस के पाले में जाता है या नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना खूब सुर्खियां बटोर रही है। योजना की सफलता का डंका नीति आयोग की बैठक में बजा। जब समस्त देश के मुख्यमंत्री थे तो गोधन योजना की चर्चा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की तारीफ भी की। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में गोधन न्याय योजना का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है, जिससे खेतों की उत्पादकता बढ़ रही है। ये किसानों के हित में अच्छी योजना है। वहीं प्रधानमंत्री की तारीफ पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने उद्बोधन में छत्तीसगढ़ सरकार की और छत्तीसगढ़ के कार्यों की माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की प्रशंसा करना हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। उधर योजना की तारीफ पर बीजेपी के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस योजना की चर्चा को तारीफ मान रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार को ये सगल हो गया है कि अगर किसी योजना की बातचीत होती है, चर्चा होती है, तो उसको तारीफ के रूप में छपवाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान योजना की तारीफ कर चुका है। माना जा रहा है कि कांग्रेस आगामी चुनाव में गोधन न्याय योजना और छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल के आसरे चुनावी मैदान में उतरेगी। तो इस बात को तो आप भी जानते होंगे कि राजनीति में सियासी दलों के बीच प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। आज इसी प्रतिस्पर्धा को डिकोड करने की बारी है। होता यह है कि सियासी खींचतान में अच्छी योजनाओं और सरकार की अच्छी पहल का भी विपक्षी स्वागत नहीं करते हैं। जो आम लोगों के लिए हितकारी होती हैं उसका भी नहीं, जिससे आम लोगों में भ्रम फैलता है। यह स्थिति बनती है। बल्कि दूसरे राज्यों को भी किसी और दल के सरकारों की अच्छी योजनाओं को अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की लड़ाई होती है, इसलिए ऐसा हो नहीं पाता है। तो मध्य प्रदेश के 7 नगर निगमों में सभापति समेत 169 निकायों में अध्यक्ष उपाध्यक्षों का निर्वाचन हुआ है। बीजेपी का यह दावा है कि इनमें से 151 निकायों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई है, यानी बड़ी जीत है।
मध्य प्रदेश के 169 निकायों में सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हो गया। ज्यादातर निकायों में बीजेपी का ही बोलबाला रहा। वहीं नगर निगम में बीजेपी का ही डंका बजा। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का दावा है कि 151 निकायों में बीजेपी को जीत मिली है। उन्होंने दावा किया है कि करीब चुनाव में बीजेपी को 95% सफलता मिली है। नगरीय निकाय चुनाव में 98 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने सफलता प्राप्त की है। 90 से 95% स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की है। भोपाल नगर निगम में बीजेपी के ही किशन रघुवंशी सभापति चुने गए। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के सभी पार्षदों ने निर्वाचन प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी। खंडवा नगर निगम सभापति के पद पर बीजेपी के अनिल विश्वकर्मा को जीत मिली। वहीं बुरहानपुर नगर निगम सभापति पर कांग्रेस की अनीता यादव चुनाव जीत गई। छिंदवाड़ा की नगर पालिका और 2 नगर परिषदों पर बीजेपी की जीत हुई। जबलपुर जिले की पनागर नगर पालिका में कांग्रेस का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना, जबकि 2 नगर परिषदों कटंगी और मझौली में बीजेपी को जीत मिली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बीजेपी को भले ही नापसंद हो, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का पन्ना प्रमुख फार्मूला उसे इतना भा गया कि कांग्रेस इसे लागू करने जा रही है। जाहिर है बीजेपी कांग्रेस को नकलची तो बताएगी ही। मध्य प्रदेश में बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस भी बूथ साधने की तैयारी कर रही है। कमलनाथ की कोर टीम ने पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति का प्लान बनाया है, जिसमें हर बूथ पर 15 से 20 प्रभारी बनाए जाएंगे। पूरी कवायद विधानसभा चुनाव के लिए हो रही है, जिसके तहत प्रदेश के सभी 65,000 बूथों पर पन्ना प्रभारी बनाए जाएंगे। हर पन्ने का एक प्रभारी होगा। अक्टूबर तक कांग्रेस हर बूथ पर 15 से 20 पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति कर देगी। इधर बीजेपी कांग्रेस पर नकल का आरोप लगा रही है। पन्ना प्रमुख हो, बूथ समिति का कार्यकर्ता हो, त्रिदेव हो, ये लगातार सक्रिय रहते हैं। कांग्रेस के पास में कार्यकर्ता है कहाँ? कांग्रेस के कार्यकर्ता तो लुप्त सुप्त गुप्त हैं। वो केवल नकल उतार कर अपनी वाहवाही करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस इसे कमलनाथ की रणनीति करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की नकल करेगी, ये तो हास्यास्पद है। कमलनाथ जी खुद रणनीति और अपने राजनीतिक कौशल में माहिर हैं। इससे पहले बीजेपी निकाय चुनाव में पन्ना प्रमुख का फार्मूला आजमा चुकी है और इसका फायदा भी उसे मिला था। लिहाजा कांग्रेस भी ये फार्मूला आजमाना चाहती है। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर है। क्या है इस नई पन्ना प्रमुख की रणनीति के फायदे? चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं, जिससे आप भी समझिए। जैसा कि आपको बता भी चुका है कि हर बूथ पर पन्ना प्रमुख की नियुक्ति होगी, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जमीनी स्तर पर वोट बैंक तैयार होगा। कांग्रेस को जमीनी हकीकत की जानकारी मिलेगी कि वो किस बूथ पर कितनी मजबूत है, जिससे कांग्रेस को अपनी चुनावी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। पन्ना प्रमुख वोटर से सीधे संपर्क में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि पन्ना प्रमुखों के जरिए वोटर्स के मूड का भी पता चल पाएगा। कांग्रेस ये बात जानती है। पन्ना प्रमुखों के माध्यम से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस अब बीजेपी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बीजेपी को ही शिकस्त देने की तैयारी में है। तो इसके बाद मध्य प्रदेश की एक बड़ी अहम खबर है। मध्य प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी हैं जिनका नाम है नियाज खान। वो एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। इस बार उन्होंने शासन व्यवस्थाओं को लेकर एक ट्वीट किया, हालांकि थोड़ी देर बाद उसे डिलीट भी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में स्थिरता के लिए वर्तमान केंद्र सरकार को 20 साल तक शासन करना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने यह ट्वीट हटा दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन तब तक सियासत शुरू हो गई थी। एमपी के आईएएस ऑफिसर नियाज खान का यह ट्वीट है, जिसमें उन्होंने देश में स्थिरता के लिए एक ही पार्टी की सरकार की पैरवी की। उन्होंने यह भी लिखा कि मौजूदा केंद्र सरकार को 20 साल तक शासन करना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट हटा लिया, जिसे मंत्री भूपेंद्र सिंह विरोधी ताकतों का दबाव बताते हुए नियाज खान को अपनी बात पर कायम रहने की नसीहत दी, साथ ही सुरक्षा देने का भरोसा भी। नियाज खान जी ने अपनी बात रखी है, वो वास्तविकता है और उनको किन्हीं ताकतों से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह से उनकी सुरक्षा के प्रति सजग रहेगी। वहीं कांग्रेस आईएएस नियाज खान को उनकी हद याद दिला रही है। अधिकारी निष्पक्ष रहें। हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी भी बार बार यही कहते हैं
कि अधिकारी किसी भी राजनीतिक दल का बिल्ला ना लगाए। इससे पहले फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर भी नियाज खान ट्वीट कर चुके हैं और इस बार फिर एक तरह से बीजेपी के हक में ट्वीट करके उन्होंने कांग्रेस को हमले का मौका दे दिया है। तो एक अधिकारी ने ट्वीट किया है, आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, चलिए इसे भी डिकोड कर लेते हैं। वैसे किसी भी अधिकारी को इस तरह के ट्वीट नहीं करने चाहिए, क्योंकि कोई भी अधिकारी किसी भी दल या पार्टी का खुलकर सपोर्ट नहीं कर सकता। यह सेवा नियमों का सही मायनों में उल्लंघन होता है। अब जाहिर सी बात है, एक अधिकारी अगर खुलकर किसी सरकार की पैरवी करेगा तो विवाद तो होगा ही, और ऐसा हो भी रहा है। माना जा सकता है कि ट्वीट करने वाले अधिकारी वाकई में सरकार के प्रशंसक हों, लेकिन ऐसे ट्वीट कर अधिकारी ने नई परंपरा का आगाज किया है। ऐसे में अधिकारी की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होने लाजमी है, सवाल तो उठेंगे ही। और अब आपको बिहार की राजनीति के बारे में बता देते हैं कि वहां क्या हो रहा है। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद पटना में राजनीतिक हलचलें बहुत तेज हो गई हैं। जेडीयू की अंदरूनी राजनीति में गर्म है। इस बीच नए अध्यक्ष के तौर पर पार्टी की कमान संभाल रहे ललन सिंह सीएम आवास पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए आप। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह के इस्तीफे और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बगावती तेवर अपना लेने के चलते पटना की राजनीतिक हलचलें बहुत तेज हो गई हैं। बिहार में एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी के बीच 11 अगस्त को गठबंधन टूट सकता है, ऐसी खबरें हैं। और राज्य में फिर जेडीयू और आरजेडी की सरकार बन सकती है। इधर सीएम नीतीश कुमार ने अपने सभी सांसद और विधायकों को अगले 2 दिन में पटना पहुंचने को कहा है। वहीं आरजेडी भी इसी नक्शे कदम पर है। उसने सभी विधायकों को पटना में रहने के लिए कह दिया है। हालांकि सरकार के भविष्य को लेकर जेडीयू नेताओं ने कोई आधिकारिक बात तो नहीं कही है। आपको इस बात की जानकारी दे दें कि 2020 में नीतीश की पार्टी जेडीयू की 28 सीटें घट गई थी और वो 43 सीटों पर आ गई, जबकि बीजेपी की 21 सीटें बढ़कर 74 पर पहुंच गई। इसके बावजूद एनडीए को 125 सीटें और महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी और बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। आप भी सोच रहे होंगे कि अचानक से बिहार की राजनीति में ये क्या हो गया, इतनी हलचलें तेज क्यों हो गई, क्या वजह है इसके पीछे? क्या नीतीश भाजपा से नाराज हैं? इसे डिकोड करते हैं। पहली बात तो ये तय है कि सीएम नीतीश कुमार को सरकार चलाने में फ्री हैंड नहीं मिल रहा है। एकदम क्लियर बात है। सीएम नीतीश चिराग प्रकरण के बाद आरसीपी प्रकरण से भी भाजपा से वो खफा है। बीते कुछ महीने में नीतीश ने कई अहम बैठकों से दूरी बनाई, वहां गए नहीं। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में दिए गए भोज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कुमार दिखे नहीं। राज्य में बिहार के बीजेपी नेताओं से भी वो आजकल मिल नहीं रहे हैं। सीएम लोकल स्तर पर कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं से खुलकर ना तो बात कर रहे हैं और ना तो उनसे मिल रहे हैं। वो टाइम मांगते हैं मिलने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार मिल नहीं रहे हैं। कुल मिलाकर लगातार बीजेपी से सीएम की दूरियां नीतीश कुमार की नाराज होने की वजह बयां कर रही है। तो जैसा कि हमारी टीम आपको अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों से भी रूबरू कराती है, बांग्लादेश आपको लेके चलेंगे। बांग्लादेश में महंगाई के चलते लोगों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहां क्या कुछ हो रहा है, अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। श्रीलंका के बाद बांग्लादेश में भी जनता महंगाई से बहुत परेशान है। यहां सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम 52% तक बढ़ा दिए हैं। लगातार बढ़ती महंगाई से गुस्साए लोगों ने कई जगह विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 1971 में आजादी के बाद पहली बार कीमतें इस स्तर पर पहुंची हैं। वहीं बांग्लादेश की सरकार का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े फ्यूल की कीमतों के चलते देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें घटने के बाद देश में फ्यूल के दाम घटाने का दावा भी किया है।
आपको ये बता दें कि बांग्लादेश में महंगाई दर पिछले 9 महीने से लगातार 6% के ऊपर बनी हुई है। फिलहाल न्यूज डिकोड में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आप जरूर लिखिए। कल फिर मिलेंगे ठीक रात 8:55 पर। नमस्कार, शुभ रात्रि।